नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क ज्ञान में। मैं हूं दिग्विजय और इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट से संबंधित जो कुछ संभावित प्रश्न होंगे, मतलब एक क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ है, तो उसमें आज की सीरीज़ में हम 30 क्वेश्चन और करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपसे अनुरोध करना चाहूँगा तर्क ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें देखने के बाद। तो पहला प्रश्न इस वीडियो में प्रश्न नंबर 31 कहता है, मैक्सी ने किस विचारक को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। तो किस विचारक को उन्होंने प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है, ये उन्होंने प्लेटो को कहा है। ठीक है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 32 में मैसेडोनिया के राजा फिलिप ने किसको सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया। किसको किया था, ये किया था उन्होंने डी अरस्तु को। ये आप सभी को पता ही है। मैसेडोनिया अर्थात सिकंदर कहाँ के राजा थे, मैसेडोनिया के थे, ग्रीक। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 33 में आपसे पूछा है कि लीसियम की स्थापना किस विचारक ने की थी। तो लीसियम की स्थापना करने वाले विचारक का नाम है अरस्तु। अरस्तु ने लीसियम की स्थापना की थी। अगला है, लीसियम में अरस्तु ने किसके अध्ययन पर जोर दिया, अर्थात किस विषय पर ज़्यादा जोर दिया, वहाँ पर किस विषय पर ज़्यादा जोर देकर अध्ययन किया जाता था। ये विषय आपका जो था वो था जीव विज्ञान। अरस्तु की प्रसिद्ध कृति आपको पता ही है। अरस्तु की प्रसिद्ध कृति है सी पॉलिटिक्स। ठीक है। और प्लेटो ने कौन सी लिखी है कृति, कौन सी किताब उसकी बड़ी फेमस है, वो है रिपब्लिक। आप ध्यान रखें क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 में पूछा गया है। ये सवाल आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ये सवाल कई संदर्भों में और कई प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 में आपसे पूछा है कि अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति क्या है, वो है उद्गमनात्मक। ठीक है। उद्गमनात्मक पद्धति अरस्तु ने अपनाई अपने सिद्धांतों, अपने विचारों को रखने के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 में आपसे पूछा है, संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला विचारक कौन है। तो सबसे पहले जो संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण या कहते हैं कि संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाला जो विचारक है, ये है अरस्तु। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसने कितने देशों के संविधानों का वर्णन किया था। ठीक है, मतलब तुलनात्मक अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर 38 में आपसे पूछा है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। यह कथन किसका है। यह कथन कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो है अरस्तु। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 पर हम चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 39 में आपसे पूछा है कि अरस्तु के द्वारा राज्य का कौन सा लक्षण नहीं बताया गया है। ठीक है। ये 4 लक्षण हैं, इसमें से कौन सा लक्षण अरस्तु ने नहीं बताया है। पहला है राज्य शोषण का यंत्र है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कौन कहता है। ठीक है, मतलब किस स्कूल ऑफ थॉट से ये विचार डिराइव कर रहा है, संबंधित है, ये आपको पता ही होना चाहिए। मार्क्सवादी है ये। ऑप्शन बी कहता है राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। क्या ये विचार, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी राज्य सर्वोच्च समुदाय है। क्या ये ऑप्शन सही है। और ऑप्शन डी राज्य विविधता में एकता है। ठीक है। तो कौन सा लक्षण उसने नहीं बताया है। निश्चित तौर पर आप प्रश्न को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ए जो है राज्य शोषण का यंत्र है, ये ऑप्शन अरस्तु ने नहीं बताया, ये बाद में आया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 में आपसे पूछा है, राज्य का उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं वरन उत्तम जीवन के लिए है। ये किसने कहा, ये भी अरस्तु ने कहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं यहीं पर। प्रश्न नंबर 41 में कहा है, कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं। यह कथन किसका है। यह कथन कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं अरस्तु। क्योंकि आप ध्यान रखें कि जो उसने राइट दिए हैं अरस्तु में, वो सबको नहीं मिले। दास और स्त्रियां बाहर हैं राइट्स से, मतलब नागरिक नहीं माना गया है उनको। ये आपको अरस्तु के विचारों में पढ़ने को मिलता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 हो गया। प्रश्न नंबर 42 की तरफ हम चलते। तो प्रश्न नंबर 42 में आपसे पूछा है, अरस्तु के अनुसार निम्नांकित में से किसे नागरिक नहीं कहा जा सकता। तो किसे नागरिक नहीं कहा जा सकता है, इनमें से
किसको नहीं कहा जा सकता? इनमें से सभी को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मजदूर गुलाम की श्रेणी में आएगा, कारीगर भी और स्त्री भी। तो अरस्तु ने इनमें से किसी को नागरिक नहीं माना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 में अरस्तु का विचार नहीं है। कौन सा उसका विचार नहीं? आप ये ध्यान रखिए कि प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़ेंगे कि वो पूछता है कौन सा विचार नहीं है। ठीक है, तो कानून की सर्वोच्चता, दास्ता प्राकृतिक है, दार्शनिक शासक या अवधारणा, या वितरणात्मक न्याय। तो निश्चित तौर पर जो ऑप्शन सी है वो आपका सही होगा, क्योंकि दार्शनिक शासक की अवधारणा की बात कौन करता है? प्लेटो करता है। और कानून सर्वोच्च है, ये अरस्तु का विचार है। दास्ता भी प्राकृतिक है, क्योंकि वो बोलता है कि कुछ लोग जन्म ही इसलिए लेते हैं कि वो दास बने। ठीक है, और वितरणात्मक न्याय अरस्तु का विचार है। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में आपसे पूछा है अरस्तु निम्नांकित में से किसका समर्थक नहीं है? ठीक है, किसका समर्थक नहीं है? पत्नियों का साम्यवाद, दार्शनिक राजा का शासन, संपत्ति का साम्यवाद। तो क्या ऐसा कोई विचार इसमें लगता है जिससे अरस्तु सहमति रखता हो? जी बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये सारे विचार प्लेटो से संबंधित है। इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से सभी कोई भी विचार, यहाँ जो प्रश्न नंबर 44 में दिए, कोई भी विचार अरस्तु से संबंधित नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में आपसे पूछा है अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण कितने तत्वों या वर्गों से होता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे प्लेटो ने कहा था 3 तत्व या 3 गुण होते हैं जिससे समाज मनुष्य पाया जाता है और समाज उससे निर्मित होता है। तो प्रश्न नंबर 45 में आपसे पूछा है अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण करने वाले कितने तत्वों से होता है? ठीक है, तो कितने तत्व होते हैं ये आपको बताना है। 8 वर्ग होते हैं, 6 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग या 3 वर्ग? ठीक है, तो उसने 6 वर्गों की बात की। ठीक है, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 में पूछा है अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है। क्रांति का क्या अर्थ है अरस्तु के अनुसार? उसके अनुसार सिंपल सा है कि अगर संविधान में एक पॉइंट, क्लॉज, लाइन भी जोड़ी या घटाई जाती है तो वो क्रांति कहलाएगी। अर्थात संविधान में चाहे बड़ा बदलाव हो चाहे छोटा बदलाव हो, वो क्रांति की श्रेणी में आती है। तो आज जिस संदर्भ में या जिस अर्थ में हम क्रांति को समझते हैं, उस संदर्भ में हम अरस्तु की क्रांति को नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि अरस्तु मानता है कि संविधान में अगर ज़रा सा ही परिवर्तन हो जाए तो क्रांति है। ठीक है, बाकी ये हम कह सकते हैं आधुनिक अवधारणाएं हैं क्रांति की। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न नंबर 47 में अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण क्या है? क्रांति का मूल कारण क्या है? उसने कहा है कि क्रांति का मूल कारण असमानता की भावना है। वो कहते हैं कि किसी को कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो ये असमानता की भावना होती है जिससे क्रांति आती है। और क्रांति कैसे, इस क्वेश्चन को आप इसी का आगे का प्रश्न माने। ठीक है, कि क्रांति इसने पूछा संविधान में मतलब क्रांति का अर्थ क्या है, तो संविधान में परिवर्तन, और उसका मूल कारण क्या है, यह है असमानता की भावना जब आ जाती है तो क्रांति होती। ठीक है, अर्थात संविधान में चेंज कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में आपसे पूछा है कि परिवार को नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला बताने वाला विचारक अरस्तु है। ठीक है, दास प्रथा को नैतिक बतलाने वाला विचारक, दास प्रथा को नैतिक बताया किसने बताया? ये भी अरस्तु ने ही बताया है। ठीक है, क्योंकि बोलता है ना कि कितने कुछ लोग होते हैं जो जन्म लेते ही इसलिए है कि वो दास बने, और उनकी बुद्धि ऐसी होती है कि वो दास का ही काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते, और जो सज्जन अर्थात जो नागरिक है वो दास नहीं बन सकता। ठीक है, ये उसका मानना है। ठीक है, वितरणात्मक न्याय का विचार किसका है? क्योंकि इस प्रश्न को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये अरस्तु का विचार है। ठीक है, तो 50 नंबर में आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 51 में आपसे क्या पूछा गया है, इसको हम देख लेते हैं एक बारी। प्रश्न नंबर 51 में आपसे पूछा है कि संत टॉमस एक्विनास ने किन 2 पुराने विचारकों के विरोधी सिद्धांतों में एकता स्थापित की है? ठीक है, तो किन 2 विचारकों के विरोधी सिद्धांतों में एकता स्थापित की है? किसने की है? संत टॉमस एक्विनास ने की है। तो कौन से 2 विचारक हैं? तो इसको हमें
समझने के लिए 4 ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए। पहला प्लेटो एवं अरस्तु, दूसरा अरस्तु एवं ऑगस्टाइन, तीसरा सी ऑप्शन कहता है हॉब्स एवं लॉक, डी ऑप्शन कहता है बेंथम एवं मिल। तो ये किसने कहा है और कैसे उन दोनों विचारकों को उन्होंने एक साथ किया, एकता स्थापित की है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा अरस्तु एवं ऑगस्टाइन। ठीक है। प्रश्न नंबर 52 में कहते हैं संत टॉमस एक्विनास ने कानूनों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो कितनी श्रेणियों में बांटा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, अर्थात 4 श्रेणियों में उन्होंने बांटा है। प्रश्न नंबर 53 संत टॉमस एक्विनास ने किस प्रकार के कानून को सर्वोपरि स्थान दिया है? किस प्रकार के कानून को सर्वोपरि स्थान दिया है? उन्होंने शाश्वत कानून को सर्वोपरि स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि शाश्वत कानून है जो कि सर्वथा से सदैव रहा है, कोई उसका निर्माण नहीं होता, वो अपने आप बना हुआ है, मतलब वो सत्य पर आधारित कानून है, शाश्वत कानून। प्रश्न नंबर 54 में पूछा है किस विचारक ने अरस्तु की कृतियों और विचारों का पुनर्जीवन किया है? किसने किया है अरस्तु की कृतियों और विचारों का पुनर्जीवन? तो हम यहाँ ऑप्शन में बहुत ही सरलता से बता सकते हैं संत टॉमस एक्विनास ने। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा ऊपर कि संत आइंस्टाइन और जो है अरस्तु के विचारों में एकता स्थापित करने वाले कौन है? ये हैं संत टॉमस एक्विनास। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, बाकी ये विचारक नहीं है। अब प्लेटो तो कतई नहीं हो सकता। ठीक है। प्रश्न नंबर 55 में आपसे पूछा है किस विचारक को मध्ययुगीन विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना गया है? मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद का प्रतिनिधि माना गया है। तो इसमें हम संत टॉमस एक्विनास का नाम आसानी से रख सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और आपको सीधा आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लगा सकते हैं और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और निरंतर जो अभ्यास होगा वही आपको ज़्यादा सफलता दिलाएगा। तो इस तरीके के ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये मैंने करा रखे हैं, बहुत सारी और वीडियो हैं, आप जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। प्रश्न नंबर 56 में आपसे पूछा है एक्विनास के निम्नांकित में से किस विषय पर विचार अरस्तु से मेल नहीं खाते? किस विषय पर विचार जो है मेल नहीं खाते हैं? तो वो जो विचार है वो है दास्ता पर, क्योंकि दास्ता प्लेटो अरस्तु ने बताई है वो प्राकृतिक है। ठीक है, जबकि एक्विनास इस बात से सहमति नहीं रखते। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आधुनिक समय में कोई भी विचारक इस बात से सहमति नहीं रखेगा कि दास्ता प्राकृतिक है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 में आपसे पूछा है एक्विनास किस शासन प्रणाली का प्रबल समर्थक है? किस प्रकार की शासन प्रणाली के वो समर्थक है? तो इसका उत्तर जो है वो है राजतंत्र के समर्थक है वो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 58 में पूछा है किस प्रकार के कानून का संबंध एक्विनास दैविक अथवा ईश्वरीय विवेक से मानता है? तो किस प्रकार के कानून को ईश्वरीय विवेक से मानता है? वो मानता है शाश्वत कानून, क्योंकि हमने पीछे भी एक क्वेश्चन देखा किस प्रकार के कानून को सर्वोच्च स्थान देता है, वो कहता है शाश्वत कानून जो है वो सर्वोच्च है। ठीक है, प्रश्न नंबर 59 और फिर 60 हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो प्रश्न नंबर 59 में पूछा गया है आपसे एक्विनास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ठीक है, जितने भी लेखक हैं या विचारक हैं, सिद्धांत देने वाले हैं, उनकी कोई ना कोई एक फेमस कृति होती है, उसको ज़रूर याद रखें, कब पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये भी हम याद रख सकते हैं क्योंकि मिलान करने में कभी कभी आ जाता है। तो प्रश्न नंबर 59 में आपसे पूछा एक्विनास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? लेवियाथन निश्चित तौर पर नहीं है, प्रिंस भी नहीं है, ठीक है, पॉलिटिक्स भी नहीं है। बहुत ही सरल ऑप्शन दिए हुए हैं। लेवियाथन प्रिंस मैकियावेली की है। ठीक है, लेवियाथन किसकी है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, बहुत ही सरल सा सवाल है ये। और पॉलिटिक्स आप सब जानते ही हैं, प्लेटो है। ठीक है, और फिर बच कौन सा जाता है? ऑप्शन नंबर बी बच जाता है, सुम्मा थियोलोजिया।
आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न में आपको लेवियाथन बताना है किसने लिखा है। बहुत ही सरल सा जवाब है, ठीक है, बहुत ही सरल सा जवाब है। सामाजिक समझौते से संबंधित वो विचारक है, ठीक है। अब इसे ज़्यादा भी हिंट दे देंगे तो फिर तो जवाब ही आ जाएगा सामने, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 में आपसे पूछा है, मैक्सी ने किस विचारक को मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु कहकर पुकारा है। किस विचारक को पुकारा है, जाहिर सी बात है वो एक विनाश की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न किए हैं, 31 से लेकर 60। अगली वीडियो में हम 61 से लेकर आगे 90 तक प्रश्न करेंगे। और कोई प्रश्न है, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अपने दोस्तों के साथ जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो आप सब प्रैक्टिस करें। और मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो डाल सकूँ मैं इस तरीके की, ताकि आपका अभ्यास और ज़्यादा मजबूत हो सके, जिसको फाइनल टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।